नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि 15 जनवरी को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी के साथ एक बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस का प्रयास है कि बूथ स्तर पर पार्टी को अधिक मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि हमने सभी तैयारियां काफी पहले से ही शुरू कर दी हैं और हम चाहते हैं कि मजबूती के साथ बीजेपी को चुनाव में हराया जाए। पांचों लोकसभाओं के प्रभारी नियुक्त कर दिए। उनकी दिल्ली में बैठक भी होगी। एआईसीसी में माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक भी हुई। हमने हमारे पौड़ी में विक्रम सिंह जी हैं, टेहरी में मंत्री विशाल नैथानी जी प्रभारी हैं, हरिद्वार में गणेश गोदियाल जी प्रभारी बनाए हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर में गोविंद सिंह गुंजवाल जी हैं और अल्मोड़ा में डॉक्टर जीतराम जी हैं। 5 के 5 लोग और माननीय प्रभारी जी ने भी 15 तारीख को उनके साथ अलग से बैठक की है। पांचों लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अपना काम कर रहे हैं, वो नीचे स्तर पर भी कर रहे हैं। अभी हमारा अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो लीडरशिप एलडीएम वाला कार्यक्रम है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी बैठकें होने जा रही हैं। उसमें उसके लिए भी प्रभारी नियुक्त हैं। महेश शर्मा जी को हमने अल्मोड़ा लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। पांचों लोकसभा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी बिल को लेकर आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना चला रही है। 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई इस योजना के तहत 14वें ड्रॉ में 1500 लोगों के इनाम निकाले गए हैं, जिसमें 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 एयरफोन वितरित किए गए। फ़ोन भी वितरित किए गए हैं। मार्च महीने में मेगा ड्रॉ के तहत कार, बाइक और अन्य इनाम भी निकाले जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि इस लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 78,106 बिलों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 72,969 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा लगभग 207.20 करोड़ रुपए के 4,41,820 बिल अपलोड किए गए हैं। देखिए, आज जो हमने लकी ड्रॉ निकाला है 14वां था। वही हमारी जो प्रक्रिया थी, 1500 लोगों को इसमें इनाम मिलेगा। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, जो स्कीम शुरू की थी, आप देखिए कि जब हमने शुरू की थी सितंबर 2022 में, जो हमारे उस टाइम उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे 5,304 और बिल मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख। इसी प्रकार से जब मैं बात करूं, कभी 5 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी 10 करोड़, इस प्रकार का हमें बिल मूल्य मिलता था। और मुझे ध्यान है मार्च 2023 में इस दौरान का सबसे बड़ा 13 करोड़ 89 लाख का मिला था। लेकिन जब से स्कीम बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो आप देखें नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में ये इजाफा इसका हुआ और बिल मूल्य हुआ लगभग 26 करोड़ 59 लाख। और उसी प्रकार दिसंबर में जब ये बढ़ के, जिसका भी आज हमने ड्रॉ निकाला है, इसमें कुल उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड हुए 9,544, कुल अपलोड बिल हैं 78,106 और इनका मूल्य है 60 करोड़ 73 लाख रुपए। मतलब 12 गुना तब से हम लोग अभी तक इसमें उछाल ली है। देखिए, आज जो हमने लकी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में होनी है, उसके उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले गायक रघुवीर ठाकुर के द्वारा गाए गए भजन मेरे राम आए हैं भजन का विकास नगर के
कटापत्थर में विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा विमोचन किया गया। आपको बता दें चले कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले रघुवीर ठाकुर के द्वारा मेरे राम आए हैं भजन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया है, जिसका विमोचन विकास नगर के कटुपत्थर में किया गया है। वहीं इस भजन के गायक रघुवीर सिंह ठाकुर ने इस भजन की 4 पंक्तियां भी मीडिया राम जी के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। हाटी स्वर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी को मेरा गाना मिलेगा। इस गाने को जो प्रोड्यूस किया है परवेश रतवाल जी ने और अपने दिनेश भाई जी ने। मैंने पहली बार ही कोशिश की है कि मैं श्री राम जी के लिए कुछ प्रस्तुति दूं, तो वो आप सभी के बीच है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देवभूमि हिमाचल से एक नौजवान रघुवीर ठाकुर जी और उत्तराखंड की देवभूमि में आकर के उन्होंने भगवान श्री राम के यशोगान और भगवान श्री राम के ऊपर एक कंपोज किया, एक गीत भी कंपोज किया। उसकी शूटिंग भी उन्होंने बहुत सारे उत्तराखंड में किया और आज उसको रिलीज़ करने का काम भी ये यहाँ पर मेरे विधानसभा में इस कटापत्थर में आकर के, जो कि माँ यमुना कालिंदी जिसे हम कहते हैं, माँ यमुना के पावन पवित्र तट पर आज उसके विमोचन का भी कार्यक्रम हुआ। हरिद्वार में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर न्याय यात्रा निकाली। ऋषिकुल चौक से शंकर आश्रम तक चौक तक निकाले गए मार्च में कांग्रेसी नेता काफी आक्रामक दिखे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हरिद्वार कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि अंकिता भंडारी प्रकरण की हाई लेवल जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग भी की। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आवाज उठाती रहेगी। लगातार कांग्रेस अब पहले से कह चुके हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर सड़कों पर उतरती रहेगी जब तक के अंकिता भंडारी को न्याय ना मिल जाए। इसी कड़ी में ये दिन रात जब भी पार्टी का आदेश होगा तभी न्याय यात्रा निकाली जाएंगी। कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। वीआईपी की बात कर रहे हैं, उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? इसकी सीबीआई जांच करे, चाहे कोई भी जांच करे, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जब तक ये बिल्कुल फेयर जांच नहीं होगी तब तक कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी। हमारी मांग यही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से निर्भया कांड में जिस तरह से निर्भया कांड के दोषियों को मिली है फांसी की सजा, इसी तरह से अंकिता भंडारी के कातिलों को भी फांसी की सजा मिली। हमारा यही न्याय है और अगर ये आप ही नहीं माने तो हम एक और बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे कि बीजेपी की सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे आगे और उसको हम न्याय दिलाते रहेंगे अंकिता भंडारी को। लगातार मसूरी वन विभाग के अंतर्गत विगत दिनों गुलदार के हमलों के बाद मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग की 2 टीमें क्षेत्र में रवाना की गई हैं। इससे पूर्व डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से मसूरी वन प्रभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया गया। साथ ही एक युवक पर भी हमला किया गया है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसका इलाज मसूरी के दून अस्पताल में चल रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद गुलदार के द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर चिंता जताई थी। वह वन विभाग के अधिकारियों को गुलदार से निपटने और लोगों को बचाने के लिए भी उचित कदम उठाने की गुहार लगाई थी और निर्देश दिए थे। विभव कुमार ने बताया है कि सर्दियों के मौसम में गुलदार शहरी क्षेत्र की ओर रुख करता है, पर इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो गुलदार देखे जाने पर वन विभाग को सूचना दें, जिससे कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उचित कार्यवाही कर सकें। विगत 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस पे गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है।
इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने IT पार्क और शहजहां रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को देखी की घटनाएँ हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के द्वारा जो है अनवेरीफाइड और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई गुलदार की घटनाओं की पुरानी वीडियो को बिना वेरीफाई, बिना वन विभाग के उससे शेयर किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से जो है जिससे भय का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून है उनसे पत्राचार किया गया है, और ऐसे सभी लोगों को जो जानबूझकर एक केओस और भय फैलाने के उद्देश्य से वीडियोस को फर्जी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ IPC और IT एक्ट में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। विगत 2 सप्ताह शहर की कई समस्याओं के निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, संस्कृति कर्मी, लोक कलाकार और बुद्धिजीवी लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर की विभिन्न समस्याओं, ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण, बढ़े हुए पेयजल बिल और भवन कर शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की और अपने अपने सुझाव भी दिए। देखिए, शहर की समस्याओं को लेकर लंबे अरसे से एकता की बात होती आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास अभी तक दिखा नहीं था। राज्य बनने के बाद से ये प्रथम ऐसा महासम्मेलन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को समस्त जितने भी यहाँ पे संगठन है, संघ है, चाहे वो कर्मचारी संघ हो या फिर सामाजिक संघ हो, तमाम समुदायों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है और हल यही निकालने का एक कोशिश है कि किस तरह से शहर की समस्याओं को लेकर हम सब एक हो। और अभी आने वाले समय में जिस तरह से समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि ये पौड़ी के इतिहास में एक नया अवसर लेकर आएगा। और महासम्मेलन के बजाय ये कहें कि शहर को लेकर जो चिंता हो रही है, पहली बार सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट कर के अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपने ज़मीन की चिंता को लेकर सब लोग एक मंच पर आए और सब लोग आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे संगठनों के लोग, दलों के लोग एक मंच पर आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसकी आवश्यकता है कि हम अपने शहर को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे शहर में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित हो, इसको लेकर के ये चिंता की जा रही है। देखिए, आज पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी संगठनों के लोग आए। और आज जो पौड़ी के बारे में जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है वो ये नहीं है कि कोई राजनीतिकरण उसका हो, उसमें सिर्फ ये है कि पौड़ी, जो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है, पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन उठाया और पौड़ी ने उत्तराखंड को बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। तो आज उस पौड़ी की जो खामोशी है वो एक चिंता का विषय है और इसी सब बातों को लेकर आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से हम पौड़ी नगर को बचा सकते हैं। पौड़ी जो आज खाली होती जा रही है, पलायन लगातार हो रहा है, पौड़ी में बेरोजगारी का आलम, पौड़ी की सड़कों के बुरे हाल या पौड़ी में जो गंदगी का आलम, ये सारी बातें सब लोगों के मुखर बिंदु से निकली और सभी लोगों ने अपनी राय इस पर रखी। आज निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन यहाँ पर होने चाहिए और ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जब पौड़ी यहाँ पर एक उत्तराखंड राज्य यहाँ पर बना था और पौड़ी यहाँ पर स्थापित रहा है। उस समय से और अच्छे ढंग से स्थापित हो सकता था। पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, NGOs हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी के, जो पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे मिले, हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे। और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम बात करते हैं पलायन की, सफाई की,
और यहाँ पे रोजगार की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और अभी भी अब हमारा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है और लोग अपने कई वक्ता यहाँ पे अभी बचे हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी तरफ से भी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने बोला है, जैसे व्यापार कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी शहर का, तो हमारे पौड़ी शहर में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। ऐसे कूड़े की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, तो इन सब पे अभी चर्चा चल रही है और आगे जाके हो सकता है कि हम एक ग्रुप भी बनाएं, यहाँ पे एक ग्रुप बना के इन चीज़ों पे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ बैठेंगे। और आज तो सिर्फ एक चर्चा चल रही है, फिर सॉल्यूशंस भी आएंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। देखिए, शहर की समस्याओं सोनप्रयाग के पास अनियंत्रित होकर एक डंपर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। एसडीआरएफ की टीम को बुधवार देर रात सोनप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर दूर सीतापुर में एक डंपर के अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि के अंधेरे और अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच उस वाहन में सवार एक व्यक्ति को खाई से रेस्क्यू कर तत्काल मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक पंचायत तीर्थ समिति के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि आगामी 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक उसी समय लोक पंचायत तीर्थ क्षेत्र हरिघाट हरिपुर में यमुना कृष्ण धाम निर्माण एवं यमुना की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम का आयोजन करेगी। लोक पंचायत यज्ञ क्षेत्र हरिघाट हरिपुर में लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं की बैठक में निर्णय लिया गया है कि यमुना कृष्ण धाम का निर्माण और मां यमुना की प्रतिमा हरिघाट में स्थापित करने के लिए लोक पंचायत के कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे और 22 जनवरी को यमुना नदी से मंदिर धाम निर्माण के लिए शिलाएं एकत्रित करेंगे। यमुना कृष्ण धाम हरिपुर के अध्यक्ष गंभीर चौहान ने कहा है कि प्रत्येक शिला पर जय जमुना मैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखा जाएगा और शिलाओं का संग्रह किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और पूरे देश में इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक पंचायत द्वारा हरिपुर हरिघाट में मां यमुना जी के किनारे मां यमुना जी की मूर्ति निर्माण हेतु शिला संग्रह किया जाएगा, जिससे कि मां यमुना जी की महत्ता को प्रत्येक भक्त समझ सके। जैसा हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिखों का एक जत्था जबरन उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस बल ने उत्तराखंड प्रदेश के कुल्हाल बॉर्डर पर रोक लिया। दरअसल हरिद्वार में एक विशेष स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर लंबे अरसे से सिख समुदाय के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुरु पर्व होने के मौके पर सिखों के एक जत्थे ने जबरन हरिद्वार जाने का आह्वान किया हुआ था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड का कुल्हाल बॉर्डर सील कर दिया है। कई स्थानों की पुलिस और पीएसी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने कुल्हाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाला हुआ है। बॉर्डर पर पहुंचे सिखों के इस जत्थे ने विकासनगर तहसीलदार और पुलिस के आला अधिकारियों को हरिद्वार में मौजूद स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आग्रह किया है। और हरिद्वार हर की पौड़ी हम जाना चाहते थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, पर यहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम था। उन्होंने ये कहा कि ये आदेश हैं ऊपर से कि आप आगे नहीं जा सकते, आप हर की पौड़ी हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं जा सकते। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। हमने कहा
कि हम पिछले कई सालों से लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है बाबा जी का ये गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो 550 साल से ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वो हमें वापस कर दें। दूसरा हमने कहा है नानकवाड़ा में हमारे बाबा जी की बहुत ज़मीन है, वो हमें वापस की जानी चाहिए। ये चरण सिंह बरबर जो आज हरिद्वार जा रहे थे, तो उनको सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ पे रोका गया है। उनके द्वारा अभी यहाँ पे हमारे द्वारा रोका गया है। आगे की क्या कर रहे हैं? इनको यहाँ रोका गया, हरिद्वार नहीं जाने दिया जा रहा है। सर क्या भारी पुलिस फोर्स है, क्या क्या इंतज़ाम यहाँ है आपकी तरफ? हमारे द्वारा शांति व्यवस्था जुटे हेतु विकासनगर थाना, सहसपुर थाने, कालसी, चेलकमी आदि का फोर्स लगाए गए, जिसमें दोनों ही प्रभारी निरीक्षक सहसपुर और विकासनगर, इसके अलावा एसओ कालसी, एसओ चेलकमी और हरिद्वार। सिखों के 10वें गुरु तथा खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर विकासनगर बाजार में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा अजीत नगर गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होती हुई विकासनगर गुरुद्वारे में संपन्न हुई, जिसमें पुरातन समय में गुरु साहिब जी के फौजी के तौर पर मशहूर निहंग सिंहों द्वारा अपने शस्त्रों द्वारा युद्ध कला के करतब दिखाए गए, जिसमें गतका पार्टी ने भी अपने करतब दिखाए। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग द्वारा कई बार नगर की बिजली गुल कर दी गई थी। मसूरी टिहरी बाईपास IGH बिल्डिंग के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कार पहाड़ से टकराई है और सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पाले से फिसल के, जैसा कि वाहन चालक ने बताया, मामूली चोटें आई हैं। 4 लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिला। ये लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और देहरादून की तरफ जा रहे थे। पाले से फिसल के, जैसा कि वाहन चालक ने बताया, मामूली चोटें आई हैं। 4 लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिला। ये लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और देहरादून की तरफ जा रहे थे। पाले से। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।